वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। तो आज हमारा लास्ट यूनिट है, दैट इज यूनिट 4 फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस सेमेस्टर 4 के लिए। इसके बाद आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। किसी और को रिवीजन चाहिए किसी चैप्टर की, सो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई मेक स्पेसिफिकली वीडियो फॉर दैट, फॉर द स्पेशल क्वेश्चंस ओनली, फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में आए हैं। अभी जो यूनिट 4 है ना, इस पे मार्क्स का आएगा, लेकिन हर टॉपिक के बारे में एक थोड़ा नॉलेज लेना, क्योंकि इसमें से ज्यादा चांसेस क्या है ना कि नोट्स टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें दो चैप्टर्स हैं आपके पास। नंबर 1 चैप्टर क्या है आपका, इंटरनेशनल यूनियंस या ऑर्गेनाइजेशंस करके नाम है हमारे पास, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और सेकेंड चैप्टर किसके बेसिस पे है आपका, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के नाम पे। ठीक है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो नाम है, इसमें आपके पास 3 ऑर्गेनाइजेशंस करना है आपको। एक तो WTO, फिर आपका वर्ल्ड बैंक, और लास्ट में आपका IMF। ठीक है, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन इसमें करना है। तो इतना कर लो कि इसके बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप उस पर लिख पाओ। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे पहला तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, बिकॉज लेंदी में ये क्वेश्चन आने के चांसेस हायर है। बाकी अगर आपसे MCQ, आपसे जो शॉर्ट नोट्स पूछेगा, इसमें अलग अलग यूनियंस हैं आपके। यूरोपियन यूनियन हो गया, सार्क के बारे में है, and there is a Asian units also, Asian जिसको कहते हैं, and there is a many more types of organization. So this unit is more of a learning part, cramming part rather than understanding. उसमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आई एक्सप्लेन यू कि क्या है, लेकिन जो हिस्ट्री है, जो डेट्स है, कब क्या हुआ, कब क्या मॉडिफाई हुआ, वो तो आपको क्रैम करना ही पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली यू डिसाइड यहाँ पे कि आपको क्या करना है इस यूनिट में और कितना करके जाना। आई एम गोना एक्सप्लेन दिस यूनिट सीरियल ऑर्डर में, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो उतना बता दूंगी, करके चले जाना, वहां पे लिख देना, उतना भी आपके काम आएगा। फर्स्ट इज द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी टोल्ड यू कि WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में आपको नॉलेज पूछेगा। अब सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट कर लो कि WTO का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि WTO क्या है एंड हाउ दिस हैज रिप्लेस द गैट। ठीक है, एक ये 5 मार्क्स 6 मार्क में जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये कर लो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी नोज किसका फुल फॉर्म होता है। अब वर्ल्ड ट्रेड है तो दैट मीन्स वर्ल्ड वाइज, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका क्या काम है कि पूरे इंटायर वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या लॉज बनने चाहिए, और मेनी अदर सर्विसेज, टैरिफ्स डिसाइड करना, कोटास डिसाइड करना, ये सारा ट्रेड से रिलेटेड डिसाइड करना किसका काम है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो पहले स्टार्ट करोगे डेफिनेशन के साथ, फिर जैसे मैंने बताया कि इसका क्या काम हो सकता है, रूल्स रेगुलेशंस लॉज, इन सबको डिसाइड करना। ठीक है। अब द पीटर सदरलैंड फर्स्ट डायरेक्टर जो थे आपके WTO के, जरूरत नहीं है नाम याद करने की, बस कर लो। उन्होंने कहा क्या, दे सेड जो WTO है वो क्या करता है, वो बाइंड करता है नेशंस इन अ ग्लोबल कोऑपरेटिव एंडेवर। WTO का काम क्या है कि डिफरेंट नेशंस जो है ग्लोबली जो फैली हुई है, उनको एक कोऑपरेटिव एंडेवर लेके जाना है, मतलब एक साथ लेके आना है। सो दैट, अब क्या करेंगे जब एक साथ आएंगे तो क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड बनाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड बनाएंगे तो क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे तो क्या होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेगी, फेयर और ओपन ट्रेड होगा। इनका मेन काम था फेयर और ओपन ट्रेड करना विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। द लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंगली गैट कह लो या WTO एक ही चीज है। इन्होंने न्यू ग्लोबल ट्रेड रूल्स बनाए दैट वर अचीव 7 years ऑफ नेगोशिएशंस। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में नहीं करना। अब मेन फीचर्स क्या है WTO के। WTO क्या है आपका, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या प्रमोट करता है, ट्रेड प्रमोट करता है। कैसा ट्रेड, मल्टीलेटरल। क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में तो मल्टीलेटरल ट्रेड। इसने किसको रिप्लेस किया, गैट सेटअप को। और इट फैसिलिटेट फेस ट्रेड बाय रिमूविंग, क्लियरली ट्रेड करो, ट्रेड टैरिफ्स रिमूव करना और नॉन टैरिफ बैरियर्स होने चाहिए, जिसके ऊपर इसका मेन फोकस था WTO का। तो इनका मेन फोकस ये था कि फ्री ट्रेड करना है, देयर शुड नॉट बी बैरियर्स, नो कोटास। WTO ही क्या सेट करेगा, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेगा, लीगल स्टेटस बताएगा। अग्रीमेंट रीच्ड बाय द मेंबर कंट्रीज आर बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, वो लोग जो भी WTO का मेंबर है, एवरीबडी हैज टू जस्ट फॉलो दैट
अग्रीमेंट कोई भी उससे भाग नहीं सकता। जैसे पार्टनरशिप में एजेंट प्रिंसिपल होता है, तो वैसे ही यहाँ पे है। इट इंक्लूड क्या क्या ट्रेड होता है, चाहे वो ट्रेड आपके गुड्स की फॉर्म में हो, सर्विसेज की फॉर्म में हो, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी तरह का ट्रेड, सर्विसेज, गुड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट्स एन एजेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये किसी भी तरह का नेशन का एजेंट नहीं है। जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक होने वाले हैं, लेकिन WTO इज नॉट एन एजेंट। सब मेंबर के पास इक्वल वोटिंग राइट्स एंड हैज द लार्ज सेक्रेटेरिएट एंड आल्सो हैज अ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। तो बस आपने फीचर्स कर लिए, मोर देन सफिशिएंट। अब एम्स लिखने हैं आपको, ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, ऊपर से लिख दो ना कैरेक्टरिस्टिक से ऑब्जेक्टिव। कैसे लिखोगे? ट्रेड बैरियर्स फ्री सेटअप करने के लिए बना, इसलिए बना ताकि फ्री ट्रेड्स हो सके, किसी भी तरह के बैरियर्स नहीं होने चाहिए, मल्टीलेटरल ट्रेड होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड सब मेंबर्स उसका बेनिफिट होना चाहिए। इसलिए अब सब लोग ट्रेड करेंगे, फ्री ट्रेड होगा तो क्या होगा? कॉम्पिटिशन होगा, डेवलपिंग कंट्रीज और खुल के ट्रेड कर पाएंगे। अब ट्रेड करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होगा। और क्या ऑप्शन होगा? इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा ना, सब मिलकर एक वर्ल्ड ट्रेड में अगर काम कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी आ गई आपकी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी आ गई। तो ये सब चीजें जो है ना यहाँ पे एक साथ आ जाती हैं। और इम्प्रूव द लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन, सब मिलाकर के यहाँ लिख दो, यू विल गेट गुड टू गो योर WTO ऑर्गेनाइजेशन। उसने फिर बोला कि जो आपका WTO है, इट इज द थर्ड पिलर इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ये इकोनॉमिक रिलेशन का थर्ड पिलर है पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बाद। WTO ने 3 मेन लीगल इंस्ट्रूमेंट्स थे। WTO के पास क्या है? 3 मेन लीगल इंस्ट्रूमेंट्स है। नंबर 1 आपका GATT, जनरल एग्रीमेंट एंड on tariff and tariffs, along with the association, general agreement on trade and services and trade related intellectual properties। तो तीनों को मिला करके तीनों के लीगल इंस्ट्रूमेंट किस में डाल दिए गए? आपके WTO के। और एक नोट क्या है कि WTO जो है आपका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्रेंस टू टेक द डिसीजन अंडर एनी अग्रीमेंट टेकन बाय द WTO। दैट इज इट। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? और इससे ज्यादा तो देखो कुछ नहीं है आपके पास WTO में, बिकॉज बार बार घुमा करके वही पॉइंट्स है जो वो इनडायरेक्टली लिख रहा है कि इंक्रीजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड आपका क्या है? अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। तो आपने जितना भी इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, ट्रेड के बारे में पढ़ा है ना, तो वो यहाँ पे आप पॉइंट्स अपने ऐड ऑन कर सकते हो। आप एक अच्छा खासा 9 मार्क का क्वेश्चन बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं आपका वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक क्या है? बैंक दैट मीन्स विच इज रिलेटेड विद द गिविंग आउट द मनी। अब वर्ल्ड बैंक है, यानी किसको देगा? वर्ल्ड में पैसा बांटेगा। तो इट्स लाइक जैसे आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो अपने वहां के रहने वाले लोगों को लोन देते हैं, तो वैसे ही वर्ल्ड बैंक का काम है कि वर्ल्ड में जिनमें लोगों को जरूरत है, वर्ल्ड बैंक स्पेसिफिकली किसके लिए बना था? आपके यूरोपियन नेशंस के लिए और एशियन कंट्रीज के लिए। सो इन दोनों कंट्रीज के लिए जो है वर्ल्ड बैंक आया था, और इसका मेन एम क्या था? लोन ग्रांट करना टू द कंट्रीज रिजाइडिंग इन दीज एरियाज, जिनके मिडिल इनकम नेशंस हैं, जो पॉवर्टी से फाइट कर रहे हैं, बैंक्स के पास पैसा नहीं है। सो वर्ल्ड बैंक इज अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी ग्लोबल है, IMF भी ग्लोबल है आपकी। सो वर्ल्ड बैंक इज अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वर्ल्ड से रिलेटेड है, जो क्या सपोर्ट करते हैं? जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो भी डेवलप हो रही हैं, उनको ऑफर करते हैं आपके फंडिंग, पैसा देते हैं, एडवाइस और रिसर्च, ये तीनों काम करते हैं। वैसे भी आपने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस करे हैं, तो वो भी क्या करता है? गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर एक्ट करता है, एज एन एजेंट एक्ट करता है, एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करता है। तो वैसे ही वर्ल्ड बैंक भी है, वो फंडिंग के साथ एडवाइस और रिसर्च देता है। क्या काम है? लो और मिडिल इनकम नेशंस, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको पॉवर्टी से लड़ने में हेल्प करना। अगेन इसी को और एक्सटेंड करते हुए ये ग्रांट करता है लो इंटरेस्ट रेट, है ना। वहां पे भी यही होता है जब कमर्शियल बैंक से काम करते हैं कि फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट देना, तो वही आ गया। क्रेडिट करता है टू एलिजिबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास जब पैसा नहीं बचता तो गवर्नमेंट किसके पास जाती है? वर्ल्ड बैंक के पास ही जाती है ना। डेट बोरोइंग्स देता है, डेट की फॉर्म में। कैश इंजेक्शंस, कैश इंजेक्शंस का मतलब है, इंजेक्शन क्या होता है? किसी की बॉडी में लगाते हैं तो वो ठीक हो जाता है ना, तो वैसे कैश इंजेक्ट करना कंट्रीज में, पैसा देना, ये किसका काम है? आपके वर्ल्ड बैंक का काम है। क्यों दिया जाता है पैसा? ताकि उस कंट्री में पॉवर्टी से लड़ने के लिए पैसा आए, एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा पाए,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर, टेक्निकल सपोर्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस, इन सब में क्या जाता है, पैसा इंजेक्ट किया जाए सो दैट उस कंट्री का जो जीडीपी है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो पूरा हो पाए. दैट इज हाउ द वर्ल्ड बैंक डू द फंक्शन. ब्रेटन वुड का फंक्शन है, ये आप छोड़ सकते हो. वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कह रहा, जनरली आगे आप आईएमएफ भी पढ़ोगे, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका ऑब्जेक्टिव सेम है, क्रिएट करना. क्या क्रिएट करना? इकोनॉमी में जीडीपी आउटपुट इनक्रिएट करना. दे वर फाउंडेड विद द इंटेंशन ऑफ, इन किस लिए फाउंड हुए थे दोनों? ताकि यूरोपियन और एशियन कंट्रीज को जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो दे पाए देयर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस. गोल ऑफ वर्ल्ड वॉर क्या है? पॉवर्टी को एरेडिकेट करना, इकोनॉमिक की प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना. देन यहाँ पे 5 डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको नहीं छोड़ के जाने. वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके थ्रू वर्ल्ड बैंक जो है वो आपका परफॉर्म करता है. नंबर 1, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, IBRD, IDA, IFC, और ऐसे ही दो इनकी फुल फॉर्म्स करनी है आपको, MIG एंड ICST. अब ये कैसे काम करते हैं? IBRD का मतलब क्या है? आई फॉर योर इंटरनेशनल, ये जनरली सेम रहेगा तो इतना कंफ्यूजन में नहीं जाना. IBRD, आई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. तो ये किसके लिए लोन देता है? ताकि उस कंट्री में रिकंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो पाए. IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, लो और नो इंटरेस्ट लोन देते हैं टू लो इनकम कंट्रीज, ताकि वहां की कंट्रीज क्या करें, डेवलप हो सके. IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. अब फाइनेंस से रिलेटेड है तो क्या प्रोवाइड करेंगे? एडवाइस, इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट. फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या काम होता है? लोन लेना, लोन देना, एडवाइस देना, शेयर्स को सजेस्ट करना कि कौन से शेयर्स बाय करने चाहिए, कौन से शेयर्स जो सेल करने चाहिए. तो 3 हो गए, IBRD, IFC और आपका ITA. Last two was the MIGA. M is what? Multilateral Guarantee Agency. MIGA मल्टीलेटरल गारंटी है. मल्टीलेटरल यानी कई एरियाज में काम करता है, गारंटी देता है, एजेंसीज इंश्योर करता है. क्या गारंटी देता है, क्या इंश्योर करता है? लेंडर्स और इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर. क्या अगर कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल रिस्क हुआ या वॉर हुआ तो उसका पैसा हम दे देंगे, या लेंडर्स और इंस्टीट्यूटर को एक तरह की सिक्योरिटीज प्रोवाइड होती है. ICSID, आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट. किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं इन्वेस्टर्स और कंट्रीज के अंदर, तो उसका जो सुझाव है वो कौन देता है? आपका ICSD. ये लोग कहते हैं कि हम काम करेंगे. ये देखो यहाँ पे चार्ट भी बना दिया है, एंड यू कैन नॉट स्किप दिस. ये लोग क्या काम करते हैं ये आपको करना है. वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? अभी ऊपर से इतने सारे तो करे फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, लिख दो यहाँ पे उठा के सारे के सारे. क्या फंक्शंस है वर्ल्ड बैंक के? कि रिकंस्ट्रक्शन लोन देता है, एडवाइस देता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देता है डेवलपिंग कंट्री को ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो. डेवलपिंग कंट्रीज को लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प करने के लिए, इरिगेशन, सप्लाई, हेल्थ. प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर और वो रिलेशन भी पढ़ा कि उनको गारंटी देता है लेंडिंग एक्टिविटीज के लिए. It provide economically, monetary and technical advice and encourages the development institution. सब अगर ऊपर वाला पार्ट आपने अच्छे से सुन लिया ना तो बस इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो वैसे ही हो जाएगा, है ना. चलो फंक्शंस तो हम कर ही लेंगे भैया. इतनी तो हमें समझ आ गई है पूरा इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ के कि इसमें क्या क्या फंक्शंस आपके हो सकते हैं. ओके जी. ऑब्जेक्टिव्स भी वही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना ताकि कंट्री में पॉवर्टी इरेडिकेट हो सके, लेंडर्स सजेशंस देना, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना बाय डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. और क्या कर सकते हैं? इफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो भी पढ़ा ना IBRD, तो उनको लोन्स देना ताकि वो और ज्यादा कैंपेन्स को प्रमोट करें. कैपिटल इन्वेस्टमेंट देंगे एंड डेवलप करेंगे नेशंस इनिशिएटिव. सब एक जैसा ही है. अब आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर. IMF ये भी कैसा है? वर्ल्ड बैंक जैसा है, लेकिन डिफरेंस कैसे है देखते हैं. बहुत छोटा सा डिफरेंस है.
ये जो आपका आईएमएफ है ना, ये किसका सक्सेसर है? ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन का। पहले आईएमसी हुआ करता था, लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जब हंगर और पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, उसके बाद क्या हो गया? आपका आईएमएफ हो गया। आईएमएफ हैज इंटेंडेड टू इम्प्रूव। इनका क्या काम था कि किसी भी कंट्री में क्या इंप्रूव करना है आपको? इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव करना है, और क्या रिड्यूस करना है? वहां की पॉवर्टी जो है रिड्यूस करनी है। सो मिलता जुलता वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड ही है सारा का सारा। अब आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है, इट इज एस्टैब्लिश इन वॉशिंगटन डीसी एंड इज डेडिकेटेड टू, किस चीज के लिए है? फिर से, टू एरेडिकेट द पॉवर्टी, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन देना है, फैसिलिटेट करना है, प्रमोट करना है इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड तो सबका ही मोटो है ना, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आपका आईएमएफ हो, तीनों का वही काम है। इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या इंक्रीज होगा? आपका एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। यही जो है मेन मोटो था किसका? आपके वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सॉरी आईएमएफ का। अब आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इन्हीं को लेके चलते हैं। टू इम्प्रूव एंड प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। मॉनेटरी कॉर्पोरेशन से आया, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन था पहले, तो वहां से निकल के आया कि इसका मेन काम है इंटरनेशनली प्रमोट करना ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, टू सिक्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना बाय एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब होती है? जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है वहां के, तो इसलिए क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट उसने बोला कि होना चाहिए। टू प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस रीजनल ग्रोथ बनाता है, high employment through economic support and reduce the poverty. Last, you have the functions of IMF and the role. फंक्शंस क्या है? तीन फंक्शंस है आपके आईएमएफ के। नंबर वन इज द रेगुलेटरी फंक्शंस। क्या रेगुलेट करता है? रेगुलेटरी फंक्शंस का मतलब समथिंग टू रेगुलेट। रेगुलेट इज टू व्हाट? टू मेंटेन अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एक्सचेंज रेट रेगुलेशंस। जितने भी एक्सचेंज रेट है, या यूएस एक्सचेंज रेट है, जापानीज एक्सचेंज रेट है, तो वहां के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वहां पे रेगुलेटरी फंक्शंस देखता है, एंड पे लिमिट्स फॉर द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, दैट इज करंट अकाउंट बैलेंसेस। फिर फाइनेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फाइनेंशियली मतलब लोन्स प्रोवाइड करना हो गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया, देखो। एंड रिसोर्सेज फॉर टैकलिंग शॉर्ट और मीडियम बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंसेस। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट आ सकता है। सो अगर वो डेफिसिट होता है, तो अगर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म देखते हुए कंट्रीज क्या करती हैं? लोन लेती हैं, तो लोन कहाँ से लेती हैं? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। थर्ड, कंसल्टेटिव, सलाह देना, कंसल्ट करना एज अ ग्लोबल कॉर्पोरेशन मेंबर। क्या करता है? एडवाइस देता है और टेक्निकल असिस्टेंस देता है टू द मेंबर्स ऑफ द अदर कंट्रीज। करेक्ट? ये हो गए आपके फंक्शंस। अब रोल भी क्या है? इसी से रिलेटेड हो गया। रोल क्या है? कि एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव किया, एज एन कंसल्टेंट काम किया है उसने, तो एडवाइस देता है। सो इकोनॉमिक ऑब्जर्वेशंस एंड मॉनिटरिंग, वो क्या करता है? आईएमएफ प्रिपेयर करता है रिपोर्ट ऑन इट्स मेंबर्स कंट्री इकोनॉमीज एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल डेंजर। अगर कहीं पे डेंजर भी दिख रहा है, कहीं डेंजर कैसे होगा? किसी भी कंट्री के अकाउंट में या इकोनॉमी में अगर बहुत बड़ा लार्ज अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, तो वो आईएमएफ कितना ही लोन दे देगा। सो वहां के लार्ज अकाउंट करंट डेफिसिट को देखता है, और अनसस्टेनेबल डेट लेवल्स को देखता है, जिनको वो आईएमएफ भी कंप्लीट नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता। सो इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट्स देख करके ही आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल डेंजर। IMF $300 billion in loanable funds available हैं for loans to the nation undergoing any financial problem. So इतने funds IMF के पास available हैं इन टर्म्स ऑफ एनी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस। कुछ भी होता है तो आईएमएफ विल बी एबल टू एंड विलिंग टू ग्रांट एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रीअलाइनमेंट, वो देने को तैयार है। डिपेंडेंट लोन्स एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, आईएमएफ हमेशा पूछता है कि देयर शुड बी सर्टेन रिक्वायरमेंट बिफोर ग्रांटिंग द लोन। हमेशा सर्टेन रिक्वायरमेंट रहेगी, सच एज कि प्राइस कंट्रोल्स आपको हटाने पड़ेंगे, दैट मीन्स एक्सचेंज रेट। डेफिशिएट रिडक्शन मेजर्स आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कि कैसे आप अपने कंट्री के करंट अकाउंट डेफिशिट में या आपके बीओपी में अगर नेगेटिव बैलेंस है, हाउ यू कैन करेक्ट दोज बैलेंसेस। लोन्स के अलावा वो भी आप
ऑप्ट करो, जैसे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर दो, टूरिज्म बढ़ाओ अपनी इकोनॉमी में, सो दैट कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मेजर्स आ जाए। मॉनिटरिंग पॉलिसीज टाइट कर दो, दैट मीन्स मनी सप्लाई कम करो, सीआरआर एसएलआर ये सब बढ़ाओ। एंड रिमूव टैरिफ बैरियर्स टू प्रमोट फ्री ट्रेड। दैट मीन्स सिर्फ हम आपको लोन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये पैसा यूज करोगे और सिर्फ अपना फाइनेंशियल करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करोगे, बैलेंस ऑफ अकाउंट। यू हैव टू opt other measures as well. Last, technical assistance or economic education, that is numerous paper or publications are also given by a IMF. So this is all we have in this chapter. तीनों organizations के बारे में थोड़ा थोड़ा 5-6 नंबर में आप कर लो, good to go, उससे ज्यादा मत करना। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा इस यूनिट के अंदर? आपका रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। पहले तो इसी का डिफरेंस कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, सॉरी मीनिंग नॉट डिफरेंस। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमी क्या है? डिफरेंट कंट्रीज की अलग अलग, और रीजनल का है वहां का एरिया। रीजनल इकोनॉमिक का मतलब क्या है कि सपोज एशियन कंट्रीज की बात करें, अगर हम नेबर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, इधर अफगानिस्तान, देन श्रीलंका एंड द म्यांमार। सो ये सब क्या है ना कि साथ में एक साथ है, तो ये क्या हो गए आपके रीजनल इकोनॉमिक, जिनका ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑलमोस्ट सारा क्या है ना मिलता जुलता है। इनकी इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना, दैट मीन्स यहाँ पे जो रिसोर्सेज जिसके पास अवेलेबल है उनको अपने साथ लेकर आना और उनमें ट्रेड करना, दैट इज नोन एज रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन भी कर लेते हैं। रीजनल इकोनॉमिक integration is the process in which neighboring countries, right, collaborate, एक दूसरे के साथ collaborate करते हैं to enhance the economic operations and integrate through। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेट होने का मतलब एक ही है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना। जो काम हम कम स्केल पे कर रहे थे बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे लो कॉस्ट पे लेकर आना है थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ द अदर रिसोर्सेस। एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है बैरियर्स रिलेटेड टू ट्रेड, जितने भी ट्रेड से रिलेटेड बैरियर्स उन्हें रिमूव कर दो। इन्वेस्टमेंट और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करो। दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एंड दिस इज द ओनली क्वेश्चन इन दिस यूनिट जिसमें किसी भी तरह का क्रैमिंग पार्ट नहीं है, आप समझ के लिख सकते हो। सो दिस इज टू बी इंपॉर्टेंट, ये आने के हाई चांसेस है, बिकॉज इन द होल यूनिट ही कैन नॉट आस्क कि आप डब्ल्यूटीओ के बारे में लिखो, फिर आप आईएमएफ के बारे में लिखो, सार्क के बारे में लिखो, एशियन के बारे में लिखो। पूरे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ सकता। तो एक अगर उसको डिफरेंट क्वेश्चन डालना है तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उसको डालना ही पड़ेगा। सो हाई चांसेस, 99.99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो छोड़ के नहीं जाना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखो, इंटरनेशनल ट्रेड के ऑब्जेक्टिव्स लिखो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा, पूरा इंटरनेशनल यूनिट पढ़ लिया। कभी भी अब सब इकोनॉमीज एक साथ आ रही हैं, नेबरिंग कंट्रीज एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ट्रेड बैरियर्स को हटा रहे हैं, तो क्या अचीव होगा? एक्सपोर्ट लेकर आना है, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कर लोगे। अब वही चीज बार बार आएगी, कैसे होगा प्रमोशन ऑफ ट्रेड? बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द टैरिफ्स एंड कोटास को आप रिमूव कर दो। इट एम्स टू क्रिएट लार्जर एंड मोर एफिशिएंट मार्केट, ज्यादा एफिशिएंट मार्केट होना चाहिए। इससे क्या इंप्रूव होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एफिशिएंसी अचीव होगी बिकॉज एवरी कंट्री रिसोर्सेज आर pooled together. Instead of exploiting each other, we are utilizing the resources by creating a larger market. So this lead to increased in efficiency, किसमें? प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में। थर्ड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है। इंटीग्रेटेड रीजन जहां पे रीजनल इकोनॉमिक्स को इंटीग्रेट किया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द लार्जर एंड मोर इंटीग्रेटेड मार्केट अलोंग विद द पोटेंशियल फॉर रिड्यूस्ड रिस्क, क्योंकि उनको पता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे ये पता है कि ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, एवरीबडी इज डूइंग वर्क टुगेदर, तो यहाँ पे उनका जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो कम है, उनके पैसा डूबने का चांसेस कम है। सो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट, वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं कहां पे? टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। देन नेक्स्ट फंक्शन यू हैव इज द रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्सेस को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज करना
to promote specialization and complementarity where it has a comparative advantage. तो वहां पे प्रोड्यूस करो जहां पे जिस इकोनॉमी के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, जहां के रिसोर्सेज ज्यादा फेवरेबल है, वहां पे प्रोड्यूस करो. इट लीड्स टू व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सिर्फ आपके ब्रिक्स ईंट सीमेंट पत्थर आएगा? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या क्या आ जाएगा आपका? इट लीड्स टू कम्युनिकेशंस एज वेल, बैंकिंग सिस्टम एज वेल, एनर्जी नेटवर्क्स एज वेल. सो अगर ये सब चीजें इंप्रूव होगा तो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो होना ही है. हार्मोनाइजेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड रेगुलेशन. पॉलिसीज और रेगुलेशन रिलेटेड टू ट्रेड हर इकोनॉमी की ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना हो, बल्कि एक दूसरे की पॉलिसीज के साथ अलाइन हो जाए, एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करें. चाहे वो रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, टैरिफ है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, कोटा है या कैसा भी है, इट हैज टू बी मोर कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल. किसी के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए. इट ऑलवेज फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द ट्रेड बैरियर्स एंड फोस्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ. इट एनहांसेस व्हाट? पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन एंड स्टेबिलिटी. अब सब इकोनॉमीज एक साथ है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, सब मिलके काम कर रहे हैं, ट्रेड बैरियर सबने एक साथ डिसाइड कर लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ गया. अब इतना सब कुछ हो गया. तो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या, पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन भी है, और पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज में नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम आता है. पॉलिटिकल होने की वजह से, पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन की वजह से यहाँ पे डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशंस भी होंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे अगर होगा तो. इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द एरिया. सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंज लास्ट पॉइंट है. सोशल और कल्चरल एक्सचेंज. आपका सोशल और कल्चरल एक्सचेंज कैसे होगा? क्यों? क्योंकि सोशली और कल्चरली हर एक इकोनॉमी एक दूसरे से क्या है, डिफर है, डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट है, सबके डाइवर्सिफाइड कल्चर है, फोस्टरिंग है. तो अगर सब मिलकर रीजनली काम करेंगे तो क्या होगा? सबके लिए सोशल और कल्चरल एक्सचेंज होगा, विच इज बेटर फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी हालात में नहीं छोड़ना, टाइप्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. कि किस तरह के जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सकते हैं, रीजनल इंटीग्रेशन करने तो किस तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहले फ्री ट्रेड वगैरह, बिल्कुल फ्री ट्रेड कर दो, किसी को किसी के ऊपर, कंट्री ए बी सी डी जितनी भी कंट्रीज हैं, नो कंट्रीज एनी काइंड ऑफ द कोटास और एनी कंट्री, दैट इज द फ्री एरिया. ट्रेड एरियाज क्या होंगे, ट्रेड्स क्या होंगे? ऑल टैरिफ्स, कोटास एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन द मेंबर्स आर क्या कर दिया उसने? एलिमिनेट कर दिया. किसी भी तरह का बैरियर्स नहीं होंगे. ईच कंट्री हैज इट्स ओन ट्रेड पॉलिसी. सब कंट्री के पास अपनी ट्रेड पॉलिसी होने वाली है विद नोन मेंबर्स एज वेल. ईच कंट्री हैज इट्स ओन ट्रेड पॉलिसी विद नोन मेंबर्स टू अवॉइड ट्रेड डिफ्लेक्शन. किसी भी तरह का ट्रेड डिफ्लेक्शन, यानी ऐसा नहीं कि कोई बोले कि आपके साथ ये अग्रीमेंट नहीं था. एक कॉमन रूल्स जहां पर निकल के आएंगे और वही रूल हर के किसी के लिए लगेंगे, चाहे वो मेंबर कंट्री हो, चाहे वो आपका नॉन मेंबर कंट्री हो. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यहाँ पे होगा. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, नाफ्टा इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस लेवल. कस्टम्स यूनियन. कस्टम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि फ्री ट्रेड तो ऊपर कर दिया कि ट्रेड बैरियर्स फ्री है, एवरीबडी हैज अ सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे होंगे. अगर नॉन मेंबर्स भी आएंगे तो उनको वही रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे. यहाँ पे कुछ कॉमन ट्रेड पॉलिसीज भी लगाई विद नॉन मेंबर्स, जो ट्रेड यूनियन के आपके रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अभी पार्ट नहीं है, अभी नॉन मेंबर्स हैं, उनके लिए कुछ कॉमन ट्रेड पॉलिसीज लगा दी. मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंट्रीज आएंगी तो उनके लिए कुछ और ट्रेड, पहले से ही डिसाइडेड था व्हाट विल बी द ट्रेड पॉलिसीज, तो वही होंगी. इसकी वजह से हार्मोनाइजेज हो गई आपकी कमर्शियल पॉलिसीज एंड एनेबल फॉर ट्रेड प्लानिंग फॉर द नॉन मेंबर्स. जो नॉन मेंबर्स थे उनके लिए भी ट्रेड प्लानिंग क्या हो गई, बहुत ज्यादा फिजिबल हो गए. देन कॉमन मार्केट. अभी तक तो क्या किया, कस्टम कर दिया, कॉमन ट्रेड पॉलिसीज करी, अब कॉमन मार्केट भी कर दिया. कस्टम यूनियन से दूर जाके कह रहा है उन्होंने क्या प्रमोट किया? अनरेस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स. प्रोडक्शन फैक्टर्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अगर इन लोगों को एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में जाना है जस्ट टू डू देयर जॉब एज देयर मोबाइल फैक्टर्स, तो इन पे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं लगाई जाएगी. अगर इंडिया से जाकर किसी को दुबई में काम करना है तो ही और शी इज फ्रीली अलाउड टू डू द वर्क. सब जगह कॉमन मार्केट होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स होंगे.
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जैसे कैपिटल, लेबर, सर्विस डिलीवरी, टेक्नोलॉजी, आप गुड्स भेज सकते हो। ज्वाइंट अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द कॉम्पिटिशंस एंड कोऑर्डिनेटिंग मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल EU, EU स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन। देन इकोनॉमिक यूनियन एंड मॉनेटरी इंटीग्रेशन, नाम ही जैसे सजेस्ट करता है, मॉनेटरी इंटीग्रेशन मॉनेटरी से रिलेटेड, एंड इकोनॉमिक इज फॉर द डीपर इंटीग्रेशन। वो कह रहा कॉमन मार्केट तो बोल दिया कि फैक्टर्स हम मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इकोनॉमिक यूनियन आर मोर than that, more deeper, with member countries coordinating economic policies। member countries क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ economic policies लगाएंगे, including fiscal and the monetary policies। they will form the policies so that किसी भी मेंबर और नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए वहां पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड देयर इज अ EU इज एम टू बी मोर कंप्लीट देन इकोनॉमिक यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ज्यादा था rather देन इकोनॉमिक। और मॉनेटरी में क्या करेंगे, अडॉप्शन होना चाहिए कॉमन करेंसी अमंग मेंबर्स, कि एक कॉमन करेंसी में ट्रेड करेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज। तो ये इंपॉर्टेंट है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं छोड़ के जाना, बार बार बोल रही हूँ, किसी भी हालत में कर लो। चलो जी, यूरोपियन यूनियन क्या होता है, ये आप यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ अ मेंबर स्टेट लोकेटेड प्राइमरीली इन यूरोप। उन लोगों के लिए है जो मेंबर्स कहाँ लोकेटेड है, आपके यूरोप में जो है वो लोकेटेड है। एंड ये कब जनरेट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था। इनका मेन काम, यूरोपियन यूनियन का क्या काम है, अपहोल्ड एंड प्रमोट इट्स वैल्यू एंड इंटरेस्ट। कहाँ के वैल्यू और इंटरेस्ट को प्रमोट करना, अपनी कंट्री के वैल्यूज को प्रमोट करना। पीस एंड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थ पे जो है आपको प्रमोट करना है। तो ये ध्यान रखना, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पॉइंट आ जाएगा यूरोपियन यूनियन में आपका। स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉज है। एंड देन यू हैव कॉन्ट्रीब्यूट टू सॉलिडिटरी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। थोड़ा आप मिक्स करके लिख सकते हो, जैसे आपने वर्ल्ड बैंक, IMF सब में पढ़ा, तो यहाँ पे क्या लिखो कि अपने वैल्यूज और इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। फिर यह कॉमन पॉइंट आ गया, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, फ्री एंड द फेयर ट्रेड। एंड क्योंकि यूरोपियन यूनियन, अभी आप जो आगे पढ़ोगे, IMF, WTO और आपका दैट वाज द फर्स्ट वन, वर्ल्ड बैंक, इन तीनों को छोड़ करके आप जितने भी यूनियंस पढ़ोगे अभी, ये सारे किसके बाद आए, आपके रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बाद आए। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बाद आए तो सबका एक मोटो तो था ही, विच इज फ्री एंड द फेयर ट्रेड। फ्री एंड फेयर ट्रेड था तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगी, तो पॉवर्टी ऑफ एजुकेशन भी होगा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट भी होगा। लिख देना सबके अंदर। हिस्ट्री आई एम नॉट गोना डू, नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल में है, जिसको क्रैम करना है वो कर सकता है। यूरोपियन काउंसिल, फीचर्स ऑफ यूरोपियन काउंसिल, सेम काइंड ऑफ। फिर अब साख के बारे में जरूर कर जाओ भाई, ये मत छोड़ के जाना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम भी आया था। साख, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर एशियन कॉर्पोरेशन, कब एग्जिस्टेंस में आया, आपका 8 दिसंबर 1985 में। एंड इट वाज साइंड इन ढाका। जनरली ये हमारे एशियन कंट्रीज से रिलेटेड ही होता है। इंडिया के जितने भी आपके नेबरिंग कंट्रीज हो गए, इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स और आपका बांग्लादेश। इट टुक प्लेस इन कोलंबो। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे साख के, ऑब्जेक्टिव्स करते हैं आपके लिए 5 मार्क्स 6 मार्क में अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साख इज टू इनहांस द वेलबींग एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर पीपल। इनका मेन काम था लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को प्रूव करना। टू गिव एवरीवन चांस टू लिव विद डिग्निटी, रिसर्च एंड रीच देयर पोटेंशियल। चाहे वो रीजन सोशल हो, कल्चरल हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एशियन कंट्रीज से रिलेटेड है तो ये सब तो आए गए। प्रमोटिंग स्ट्रेंथनिंग कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, ताकि वो सेल्फ रिलायंस से जी सके। टू प्रोएक्टिव कॉर्पोरेशन इन द डोमेन्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस, टू इंप्रूव कोलैबोरेशंस एंड रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो साख नहीं छोड़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं इसके, ये कर सकते हो। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है। आई गेस दिस इज व्हाट वी कैन डू मैक्सिमम इन दिस चैप्टर, बिकॉज रेस्ट इज ऑल अबाउट द थ्योरी। ये आपका डिफरेंस है आगे नाफ्टा वर्सेस USMA। इसका ना एक बड़ा अच्छा ही डायग्राम है यहाँ पे, आप ये जरूर कर लेना। इसको करने से आपको अगर कुछ नहीं भी पढ़ा होगा ना, यू विल एबल टू राइट डाउन। नाफ्टा और USA में है, कब बने, कैसे बने, ये वाले जो पॉइंट है ये सिर्फ USMCA के अंदर है और ये सिर्फ NAFTA के अंदर है। और ये ऐसे पॉइंट्स है जो दोनों में कॉमन।
ठीक है, अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक्सप्लेन नाफ्टा एंड यूएसएमएससीए, ये आप कर दोगे। सेकंड, व्हाट आर द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस आएंगे तो बस ये वाला और ये वाला टेबल लिखना। सिमिलैरिटीज आएंगी तो ये वाला कॉलम लिख देना। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, बस ये वाला टेबल कर लो। नाफ्टा वॉज एस्टैब्लिश इन योर 1992 अक्टूबर 7, और ये 2018, यानी ये तो बहुत ज्यादा डिले में आपका 2000, बस कोविड से 2 साल पहले ही अनाउंस हुआ है। नाफ्टा ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई इन कनाडा डेयरी एंड एग्रीकल्चर में। नॉर्थ अमेरिका कंटेंट ऑफ अ व्हीकल एट 62.5% था, नो सनसेट क्लॉज। यूएसएमसीए 16 ईयर सनसेट क्लॉज था, नॉर्थ अमेरिका कंटेंट अ व्हीकल ऑफ 75%, इन्होंने 62.5% का लगाया। अब कॉमन क्या था, लार्ज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट उन्होंने बनाई, यूएस, मेक्सिको और कनाडा वर द पार्टिसिपेटिंग कंट्री, एंड दे मेंटेन कंट्री टू कंट्री डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड एंटी डंपिंग काउंटर पार्टी रिवेलिंग। ठीक है, ये जरूर करना है, अगर इसको मैं आप करूं, ठीक है, जरूरत नहीं है, बस ये टेबल कर लो, इतना लिखना सफिशिएंट है। सो वी डन विद द सिलेबस फॉर अ इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा सबका। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द चैनल।